स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, सुनो, तुम्हें केवल उस आदमी की बकवास खत्म करनी है, सीमा पार नहीं करनी है, अन्यथा कोई इसके बारे में बहुत बड़ा उपद्रव कर सकता है और दोष मुझ पर डाल सकता है। प्रिंस बेनी ने स्पेनिश टीम के प्रतिनिधि फ्रैंक से धीमी आवाज में कहा। हालांकि फ्रैंक स्पेन के शाही परिवार में पले बड़े थे, लेकिन उन्हें शाही परिवार का वंश विरासत में नहीं मिला था। उसे केवल परिवार द्वारा अपनाया गया था। और यद्यपि प्रिंस बेनी और फ्रैंक तय पर भाइयों की तरह थे, बहुत से लोग जानते थे कि फ्रैंक प्रिंस बेनी के अधीनस्थ था और आमतौर पर प्रिंस बेनी की ओर से अमानवीय कृत्य करने के लिए जिम्मेदार था। चिंता मत करो, मैं उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ आसानी से व्यवहार नहीं करूंगा, फ्रैंक ने गंभीरता से कहा। प्रतिनिधि अपने स्थान पर खड़े होकर जज द्वारा मैच शुरू होने की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंच के आसपास दर्शकों की सीटें काफी खास थी। उनमें से अधिकांश एक पिलर द्वारा समर्थित एक मंच थे, जो ड्रैगन फैंग्स ड्यूलिंग ग्राउंड में विभिन्न ऊंचाइयों पर बिखरे हुए थे। परिणाम स्वरूप भीड़ की जय जयकार एक लहर की तरह लग रही थी। शुरू में सभी ने सोचा कि मंच जिस तरह से तैयार किया गया था, उसके कारण अर्थ मैजिशियन को मैच में फायदा होगा। यह स्पष्ट था कि जगह जगह बिखरे हुए टीले अर्थ एलिमेंट वाले लोगों के लिए उपयोगी होंगे। हालांकि जैसे ही मैच शुरू होने वाला था, अधिकारियों ने द्वंद्व मैदान को और भी शानदार बनाने के लिए कुछ किया। ड्रैगन फैंग्स ड्यूलिंग ग्राउंड की सीमा पर 10 वाटर मैजिशियन खड़े थे। उन्होंने एक साथ रोलिंग वेव्स कास्ट की और द्वंद्व युद्ध मैदान में पानी भर दिया। एक पल के भीतर ऐसा लगा जैसे सीमा से द्वंद्व युद्ध में 10 झरने बह निकले हो। इस अद्भुत दृश्य को देखकर भीड़ आश्चर्यचकित रह गई। पानी धीरे धीरे बढ़ गया और कुछ छोटे टीले पूरी तरह पानी से ढक गए। पानी लगातार बढ़ता रहा और कुछ ही समय बाद ड्रैगन फैंग्स ड्यूलिंग ग्राउंड, जो शुरू में दांतेदार चट्टानी टीलों से युक्त था, एक झील में बदल गया था। प्रतिभागियों के पास नुकीली पर्वत चोटियों के अलावा पैर रखने के अलावा कोई जगह नहीं थी। यह तो बुरा हुआ, आदर्श चिल्लाया। यदि यह सिर्फ एक सामान्य चरण था तो आदर्श को पूरा विश्वास था कि स्पेनिश टीम को हरा सकते हैं, क्योंकि यह संभावना नहीं थी कि वे अपने सभी सर्वश्रेष्ठ सदस्यों को यह जानते हुए बाहर भेजेंगे कि टूर्नामेंट में बाद में उनका सामना करने के लिए अधिक मजबूत प्रतिद्वंदी है। लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मंच अचानक झील में तब्दील हो गया था। सौभाग्य से उसके घूमने फिरने के लिए अभी भी सीमित जगह थी। यदि पूरा मंच पानी से ढका हुआ होता तो आदर्श जैसे गैर तैराक का बस काम ही खत्म हो जाता। जो अचानक एक समुद्री युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। आदर्श पानी के भीतर लड़ने में अच्छा नहीं है, जियांग ने कहा। शुरुआत से ही स्थिति हमारे पक्ष में नहीं है। न केवल वातावरण उसके प्रतिकूल है, बल्कि उसके साथी भी उसके प्रतिकूल है। आप सही कह रहे हैं, जितेंद्र और रुद्री दोनों का आदर्श के साथ टकराव है। यह मेघना पर निर्भर है कि वह उन्हें मैच पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कैसे मनाती है। मत भूलो कि वहां आहन भी है। भले ही वह मैच में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन उसने पहले ही आदर्श को सिर पर जोरदार झटका दे दिया है। मुख्य निर्णायक ने प्रतिभागियों को मंच पर प्रवेश करने का संकेत दिया। वेनिस में मानक 5 वर्सेस 5 प्रारूप के साथ सभी मैच टीम युद्ध थे। चीनी टीम के प्रतिनिधि आदर्श, मेघना, रेणु, रुद्री और जितेंद्र थे। टीम जो बता सकी उसके अनुसार यह बेसिक रूप से 4 स्पोर्ट और 1 कैरी का गठन था। आदर्श को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि बूढ़ा जितेश क्या सोच रहा था। मेघना और रेणु दोनों उत्कृष्ट अटैक क्षमताओं के बिना मैजिशियन थे और जितेंद्र और रुद्री के साथ वह बेसिक रूप से उनकी टीम के लिए एकमात्र अटैकात्मक मैजिशियन था। जहां तक स्पेनिश टीम की बात है, किसी कारण से आदर्श को लग रहा था कि मैच का माहौल उनके पक्ष में है, क्योंकि जब ड्रैगन्स फैंग ड्यूलिंग ग्राउंड झील में तब्दील हो रहा था तो वह उनके चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट देख सकता था। स्पेन एक समुद्री देश है, इसलिए उनके कई वाटर मैजिशियन या वाटर एक्सपर्ट है होने की संभावना रखते हैं। यहाँ तक कि जिनके पास वाटर एलिमेंट नहीं है, वे भी जानते हैं कि पर्यावरण को अपने पक्ष में कैसे उपयोग किया जाए। इसलिए यह वास्तव में हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है, मेघना ने कहा। आइए हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, रेणु ने कहा। आदर्श, क्या आपने घुंघराले नीले बालों वाले व्यक्ति को देखा? मेघना ने कहा। हाँ, क्यों? आदर्श ने जवाब दिया। वो फ्रैंक है,
स्पेनिश टीम का सबसे मजबूत सदस्य। वह प्रिंस बेनी से आदेश लेता है, इसलिए आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। समझ गया। मुख्य न्यायाधीश की घोषणा के बाद चीन और स्पेन के बीच मैजिक फाइट आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। जैसा कि उन्होंने सोचा था, स्पेनिश टीम पानी में लड़ने में स्पष्ट रूप से अधिक अनुभवी थी। उनके कम से कम 3 विरोधियों के पास वाटर एलिमेंट था और चारों ओर पानी से आसानी से उपलब्ध आपूर्ति के साथ वे पूरी तरह से घर पर ही वाटर स्पिल का प्रयोग करने जैसा महसूस करते थे। नुकीले टीले आदर्श के लिए एकमात्र राहत थे। हालांकि स्पेनिश टीम काफी चालाक थी। उनका मानना था कि चीनी टीम के अधिकांश सदस्यों में वाटर एलिमेंट नहीं था। जैसे ही मैच शुरू हुआ, उन्होंने तुरंत भयंकर ज्वार बुलाए। जितना संभव हो उतने पहाड़ों को नष्ट करने की कोशिश की। मेघना को तब घबराहट होने लगी जब उसने पहाड़ों को देखा जहां वे पैर रख सकते थे और झील में डूबने लगे। आदर्श उनकी टीम के प्रमुख थे। यदि उसके जैसे गैर तैराक के पास खड़े होने के लिए जगह नहीं होती तो वह बेसिक रूप से मैच हार जाते। हम उन्हें ड्रैगन फैंग्स को नष्ट नहीं करने दे सकते, उन्हें रोको, मेघना ने कहा। हम संभवतः उन्हें कैसे रोक सकते हैं? ऐसा नहीं है कि वे हम पर अटैक कर रहे हैं, वे चट्टानों को निशाना बना रहे हैं। जैसे कि हम उसे रोक सकते हैं, जितेंद्र ने कहा। गधों का समूह, अगर वे यही चाहते हैं तो मैं उन पर आसानी से अटैक नहीं करूंगा। आदर्श भी गुस्सा हो गया। उस पर इस समय 200 करोड़ का कर्ज था। उसके सीने में जलते रोष के अलावा कर्ज के विचार ने उसके लिए एक बड़ी प्रेरणा का काम किया। स्पेनिश टीम को उन पर गंदी चाल चलने की कोशिश करते हुए देखकर उन्होंने तुरंत स्टार ऑर्बिट्स को स्टार पैटर्न में जोड़ दिया, जो अंततः एक स्टार कॉन्स्टलेशन में जुड़ गया। यदि उन्हें चट्टानों से टकराने में इतनी दिलचस्पी होती तो वह उन्हें विस्फोट से उड़ा देता। स्काई फ्लेम फ्यूनरल। आदर्श ऐसे व्यक्ति थे जो थोड़ी सी असहमति पर भी कुछ भी कर बैठते थे। उग्र बादल हवा में काफी ऊपर तक उठे इससे पहले कि जहां स्पेनिश टीम थी वहां तेजी से आग की लपटें निकलने लगी। आग की लपटों ने झील की सतह को प्रज्वलित कर दिया, जिससे यह आग की लपटों के धधकते लाल समुद्र में बदल गया। स्पेनिश टीम अब ड्रैगन फैंग्स को नष्ट करने के मोड में नहीं थी। जब आग की तेज लपटों से उनकी जान को खतरा हो रहा था, आदर्श की आग बुझाने के लिए उन्होंने तुरंत ज्वार और बारिश बुलाई। लगता है उनकी टीम का कोई आदमी गायब हो गया है, रणु ने कहा। आदर्श ने तुरंत उन पर नजर डाली। हमलों की पहली लहर के बाद स्पेनिश टीम का एक सदस्य वास्तव में गायब हो गया था। जाहिर सी बात थी कि जो शख्स गायब हुआ था वह पानी के अंदर का एक्सपर्ट होगा। वे पानी के भीतर से छिपकर टीम के पास आ रहे होंगे। मेघना ने अपना कान पानी के करीब ले जाकर ध्यान केंद्रित किया। वह अचानक चिल्ला उठी। उसका चेहरा चौंका। हमारे नीचे से एक अंतर्धारा आ रही है, अपने आप को संभालो। मेघना की चेतावनी के कुछ देर बाद ही उनके नीचे का पानी अजीब तरीके से बहने लगा। सतह के नीचे गहरा पानी घूमने लगा और पानी को अपने ऊपर खींचने लगा। कुछ ही समय बाद धीरे धीरे एक भंवर ने आकार ले लिया। यह झील में एक विशाल जानवर की तरह था, जिसका विशाल मुंह उन पांचों के ठीक नीचे स्थित था। पानी तेजी से घूमने लगा, जिससे आसपास के कुछ कमजोर ड्रैगन फैंग टुकड़े टुकड़े हो गए। आदर्श ने नीचे की ओर देखा और भंवर के केंद्र में एक अस्पष्ट आकृति देखी, जो चारों ओर अपने हाथ हिला रही थी और पानी को नियंत्रित कर रही थी। जाहिर है हमला किसी विशाल भंवर जितना सरल नहीं था। वह आदमी उन्हें डुबाने की कोशिश कर रहा था। शुरुआती अंतराल धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिसका लक्ष्य उन सभी को निगलना था। वे हमें अलग करने की कोशिश करे, हमें उन्हें अपना रास्ता नहीं बनाने दे सकते, रणु ने कहा। आप लोगों को एक योजना बनानी होगी, मेरा जादू स्थिति में उपयोगी नहीं है, जितेंद्र ने कहा। मेघना ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके छोटे बाल तेजी हवा और पानी भरी धुंध में बिखरे हुए थे। एक जोरदार ध्वनि तरंग घूमती हुई लहर में घुस गई और जैसे ही वह तेज धारा से टकराई, भंवर ने अजीब तरीके से घूमना शुरू कर दिया। इसके बाद भयानक भंवर ध्वस्त हो गया। पानी आसमान की ओर बढ़ गया और कुछ दर्जन मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक पहुंच गया। साउंड वेव ने न केवल धारा को चकनाचूर कर दिया, बल्कि यह उस स्थान तक पहुंच गई जहां स्पेनिश मैजिशियन था, जिससे एक तेज भनभनाहट हुई, जिससे उसके कान बजने लगे और उसका सिर हिल गया। वाटर मैजिशियन के पास मेघना के साउंड एलिमेंट के सामने कोई मौका नहीं था। वह तुरंत अपनी टीम की ओर भाग गया। पानी के अंदर और कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करा। मेघना ने उसे जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। उसने अपनी उंगली हिलाई और पानी में एक साउंड वेव निकाली। यह एक लंबी डोरी की तरह गहरे पानी में चला गया।
साउंड वेव पानी में चुंबक या चाबुक की तरह आगे बढ़ी। मेघना ने लगातार अपनी उंगलियां घुमाई और पानी में और वेव्स फेंके। ऐसा लग रहा था मानो झील वेव्स से आधे हिस्से में बंटने वाली हो। जैसे ही वेव्स ने वाटर मैजिशियन को लगातार कोड़े मारे, पानी बेतहाशा उछलने लगा। स्पेनिश सदस्यों को दुश्मन टीम पर साउंड एलिमेंट के एक्सपर्ट को खोजने की उम्मीद नहीं थी। पानी के पास उसके साउंड स्पिलो को रोकने का कोई मौका नहीं था जो निर्दयतापूर्वक उस पर गिरा। जब स्पेनिश सदस्य अंततः मेघना की स्पिलो की सीमा से बाहर हो गया तो उसका कवच पहले से ही मान्यता से परे क्षतिग्रस्त हो चुका था। एक साउंड मैजिशियन। फ्रैंक ने मेघना को दूर से घूरते हुए अपनी आंखें सी खोल ली। यूरोप में साउंड मैजिशियन मिलना बेहद दुर्लभ था। वास्तव में दुनिया के किसी भी देश में साउंड मैजिशियन अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। यदि प्रिंस बेनी ने फ्रैंक को किसी के साथ विशेष रूप से व्यवहार करने का आदेश नहीं दिया होता तो वह दुर्लभ साउंड मैजिशियन को द्वंद्व युद्ध करने में काफी रुचि रखता था। बस पानी के अंदर छिप जाओ और दोबारा इतनी लापरवाही से अटैक मत करो। हमारे द्वारा आपके लिए एक शानदार शुरुआत करने की प्रतीक्षा करें, फ्रैंक ने वाटर मैजिशियन से कहा। वाटर मैजिशियन ने असहाय होकर कहा, अगर हम पहले उस साउंड मैजिशियन की देखभाल नहीं करते हैं तो मैं पानी के नीचे रहने की हिम्मत नहीं करूंगा। चिंता मत करो, वह इस मैच में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी। फ्रैंक मुस्कुराया। जो लोग उससे परिचित थे वे जानते थे कि इसका मतलब है कि वह अपनी चाल चलना शुरू कर रहा है। नेक्स्ट एपिसोड, टाइटन। आग के विरुद्ध आग स्पष्ट विजेता। नीलमणि, नीले पंख खुले हुए थे। कुलीन पंख हल्की सी कंपकंपी के साथ हवा में उड़ गए। पतले पंख जमीन पर नहीं गिरे बल्कि किसी बल द्वारा आपस में बंधे हुए थे, जैसे धूल के कण किसी तारे के चारों ओर घूम रहे हो। उन्होंने पंखों का एक घेरा बनाया जिससे नीलमणि नीले पंख वाले पंखों की शोभा बढ़ गई। पंख जोर से टकराए। फ्रैंक को तीर की तरह हवा में उछाल दिया। 100 मीटर दूर जाकर वह रुक गया। उन्हें देखने के लिए दर्शकों को सिर ऊपर उठाना पड़ता था। स्क्रीन पर फ्रैंक हवा में उड़ रहा था। उसकी पीठ पर नीलमणि नीले पंख सूरज की रोशनी के नीचे चमक रहे थे। उनके सुंदर चेहरे और वीरतापूर्ण भाव के साथ दर्शकों के बीच की युवा लड़कियों ने तुरंत उनके लिए जय जयकार की और उन पर भाविक नजरें गड़ा दी। फ्रैंक ने एक बाज की तरह नीचे देखा जो अपने शिकार की तलाश कर रहा हो। जब मेघना अपने साउंड स्पेल दे रही थी तो उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने आकाश से छलांग लगाई, उसके शरीर के चारों ओर हवा एक पेंच की तरह तेजी से घूमने लगी। जैसे ही उसका शरीर हवा से रगड़ा, बहुत तेजी से नीली लपटों में बदल गया और एक ग्लैमरस नीले उल्कापिंड की तरह तेजी से डूबने लगा। एक फायर मैजिशियन। जब आदर्श ने अपना सिर उठाया और फ्रैंक की ओर देखा तो वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। उल्कापिंड करीब आ रहा था। यह जब आसमान में ऊंचाई पर था तो यह सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे यह धीरे धीरे मंच के करीब पहुंचा, आखिरकार सभी को एहसास हुआ कि उल्कापिंड कितना विशाल था और इसका दम घुटने वाला दबाव था। मैं जाऊंगा। यह जानते हुए कि वह व्यक्ति मैच में सबसे कठिन प्रतिद्वंदी था, आदर्श ने सीधे उसका सामना करने का फैसला किया। ज्योति, आदर्श चिल्लाया। उसके शरीर से एक उग्र ऑरा फूट पड़ा, जिसके बाद धधकती लाल गुलाब की ज्वाला और भूरी लाल आपदा आग का विस्फोट हुआ जो आपस में जुड़ गई और फायर पिलर्स के रूप में ऊपर उठी। क्या तुम मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहे हो? आदर्श ने ठंडे स्वर में कहा। उसने जमीन पर पैर पटका, जिससे जलते हुए पर्दों का एक घेरा खुल गया, जिसमें आपदा की आग भी शामिल थी। पर्दे अनगिनत ज्वलंत पंखों में बदल गए जो धीरे से ऊपर गिरे, जिससे आदर्श की पीठ पर आग उगलते हुए आश्चर्यजनक पंखों की एक जोड़ी बन गई। रॉकेट विंग्स। कड़ाई से कहे तो आदर्श के पंख वास्तव में नहीं फटके, बल्कि बस कुछ पंखों को विस्फोटित करके आदर्श को आकाश में उड़ा दिया। और फिर भी बल इतना मजबूत था कि उसने आदर्श को रॉकेट की तरह आकाश में धकेल दिया। यह पंखों के साथ आकाश में उड़ने वाले किसी व्यक्ति से बिल्कुल अलग था। आदर्श का पूरा शरीर भी भीषण आग की चपेट में आ गया। धधकती लाल आग और नीला उल्कापिंड धीरे धीरे एक दूसरे के पास आए और लगभग 30 मीटर ऊपर एक दूसरे से टकरा गए। लाल ऊर्जा आदर्श से थी जो रोज फ्लेम्स और आपदा की आग का संयोजन थी। हालांकि उसने उन्हें बाद में बुलाया था, इसका ऑरा फ्रैंक के नीला उल्कापिंड के बराबर था।
अलग अलग रंगों की दो लपटें टकराई। आग की लपटें आकाश में फैल गई, आग की लपटें बेतहाशा बढ़ गई। आदर्श एक उल्कापिंड फिस्ट फेंक रहा था जबकि फ्रैंक ने खुद को आग में लपेट लिया था। विस्फोट के बाद अलग अलग रंगों की दो लपटें एक साथ विलीन होगी। कितना खतरनाक! दर्शकों के बीच कई बूढ़े मैजिशियनों की आंखें फैल गई। जादूगरों को सीधे बल से मिलते देखना दुर्लभ था। आखिरकार एक मैजिशियन का शरीर काफी कमजोर था और कोई भी अपने शरीर के साथ विनाशकारी मैजिक की जबरदस्त ऊर्जा को सहन करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो आदमी ऐसी प्रतिक्रिया केवल इसलिए करेगा क्योंकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। दोनों लपटें पूरी तरह से मिश्रित है, यह बताना मुश्किल है किसका पलड़ा भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग की लपटों से उड़कर बाहर आ रहा है। दर्शकों में तरह तरह की बातें होने लगी। नीली आग के ढेर के अंदर फ्रैंक अब आदर्श की विनाशकारी शक्ति को सहन नहीं कर सका। वह एक किनारे गिरा और झील में जा गिरा। आदर्श भी अपनी गति खोने के कारण गिर रहा था। हालांकि यह स्पष्ट था कि वह अपनी इच्छा से गिर रहा था। वह उतना दुखी नहीं था जितना फ्रैंक दिखाई देता था। 1000 फायर फिनिक्स! आदर्श की रॉकेट विंग्स उल्कापिंड फेस्ट अभी तक पूरी नहीं हुई थी। जैसे ही वह गिर रहा था, आदर्श की पीठ पर जलते हुए पंख बेतहाशा फैल गया और फ्रैंक का पीछा करने लगे। जैसे ही वे एक निश्चित दूरी पर पहुंचे, वे उग्र फिनिक्स में एकजुट हो गए और क्रूर शक्ति के साथ फ्रैंक से टकरा गए। फ्रैंक पूरी तरह से शॉक रह गया। जब उसने उग्र फिनिक्स को अपनी ओर आते देखा तो उसने अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी मैजिक शील्ड्स एक्टिवेट की। उग्र पंख फट गया और प्रचंड ऊर्जा ने तुरंत झील के एक हिस्से को वाष्पित कर दिया। फ्रैंक शुरू में ड्रैगन फैंग्स में से एक पर उतरने की योजना बना रहा था, फिर भी जल्द ही उसने पाया कि विस्फोट से उठी उबलती लहर में वह बह गया। सौभाग्य से जिस मैजिक शील्ड को उसने एक्टिवेट किया था वह कोई सामान्य नहीं थी, जो उसके लिए अधिकांश क्षति को रोकने में कामयाब रही। अन्यथा यह बहुत संभव था कि फ्रैंक पहले ही दौर में बाहर हो जाता। इतना शक्तिशाली फायर मैजिशियन! हमले के लिए खुद को तैयार करने के लिए कम समय होने के बावजूद आदर्श ने न केवल बढ़त हासिल की बल्कि वह एक और अटैक करने में सक्षम था। यह स्पष्ट था कि दोनों में से कौन सा फायर मैजिशियन अधिक मजबूत था। यह दर्शकों के लिए पहली बार था जब उन्होंने आदर्श की लड़ाई देखी थी और यहां तक कि वह आदर्श द्वारा प्रदर्शित ताकत से चकित थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि राष्ट्रीय टीम में इतना प्रभावशाली फायर मैजिशियन है। दो फायर मैजिशियनों के बीच लड़ाई पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती थी कि किसकी आग की लपटें अधिक तीव्र है। आदर्श और फ्रैंक दोनों दो जलते हुए उल्कापिंडों की तरह एक दूसरे से टकरा गए थे, लेकिन जो कुचला गया वह फ्रैंक था। स्पेनिश टीम के समर्थकों के बीच फ्रैंक का समर्थन करने वालों के भाव तुरंत डूब गए। क्या फ्रैंक को स्पेनिश शाही परिवार में फायर एलिमेंट वाले सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक नहीं माना जाता है? वह इतनी आसानी से पानी में क्यों गिर गया? क्या शाही परिवार हमेशा धोखा दे रहा था? कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन संदेह कर सकता है। नीलमणि, नीले पंख, पंखों का आश्चर्यजनक चक्र और नीले उल्कापिंड ने भीड़ से बहुत उत्साह अर्जित किया था। फ्रैंक भीड़ की भावनाओं को भड़काने में कामयाब रहे, बल्कि फिर भी अंत में यह केवल आंखों को सुखद लगा। न केवल चीनी प्रतिनिधि ने उसे उड़ाकर गिरा दिया, बल्कि उसे बुरी तरह से उड़ा दिया। जिन युवतियों ने उसके लिए जय जयकार की, उन्हें बेहद बुरा लगा, जैसे कि कुछ कामुक महिलाओं को जिन्हें अचानक कहा गया था कि उन्हें फोर प्ले के बाद यह महसूस होने पर रुकना होगा। एक हल्के रंग की स्पिरिट रिप्पल पानी के ऊपर चक्कर लगा रही थी। जैसे ही फ्रैंक पानी से बाहर आया, उसकी चोटों का इलाज करने के लिए वह तुरंत उसके जले हुए हिस्सों पर उतरे। फ्रैंक ने पैलिस पर नजर डाली, जो काफी दूरी पर खड़ा था। वह तुरंत अजीब लग रहा था। पैलिस वह लड़की थी जिसे फ्रैंक पसंद करता था और उनकी टीम में एक हीलर भी थी। फ्रैंक शुरू में उसके सामने दिखावा करना चाहता था, फिर भी वो ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच गया। फ्रैंक, अपने प्रतिद्वंदी को कम मत समझो, पैलिस ने शांत रहते हुए कहा। आदर्श की ओर देखने से पहले फ्रैंक ने सिर हिलाया। उत्तेजित महसूस करने के अलावा वह वास्तव में काफी भ्रमित भी था। उसकी नीली
लॉ सोल ग्रेड फायर सीड से थी, और भले ही उसके पास कोई डोमेन नहीं था, फिर भी उसकी शक्ति स्पिरिट ग्रेड सीड से कई गुना अधिक थी। यह स्पष्ट था कि उसके प्रतिद्वंदी की फ्लेम्स केवल सोल ग्रेड सीड से थी, जो सीधे टकराव से उसे बढ़त कैसे मिल गई। क्या किसी व्यक्ति की फ्लेम को छुपाना सचमुच संभव था? फ्रेम को कहीं पता था कि आदर्श की फ्लेम की असली शक्ति रोज फ्लेम से नहीं, बल्कि लिटिल फ्लेम बेले की शक्ति फायर डिजास्टर से आई थी। विपत्ति की आग रोज फ्लेम के भीतर छिपी हुई थी, और भले ही संयुक्त लपटों के दो अलग अलग रंगों को देखना आसान था, किसी को भी आदर्श की आग का बारीकी से निरीक्षण किए बिना उसका रहस्य जानने में कठिनाई होगी। प्रिंस बैनी, आपने वास्तव में हमारे लिए एक कठिन प्रतिद्वंदी पाया है, कोटी ने शांति से कहा। यह केवल पहला दौर है। फ्रैंक उतना कमजोर नहीं है जितना आप सोचती है मिस कोटी। फ्रैंक ने हमें अपनी असली ताकत भी नहीं दिखाई है। प्रिंस बैनी भी बेहद शांत लग रहा था। बैनी फ्रैंक की ताकत से बेहद परिचित था। फायर एलिमेंट फ्रैंक का सबसे मजबूत एलिमेंट नहीं था। आदर्श नामक वह मूर्ख जल्द ही अपना सबक सीखेगा। मुझे हाल ही में अन्य देशों के प्रतिनिधियों में काफी दिलचस्पी रही है, और मुझे अभी चीनी टीम के प्रतिनिधि की जानकारी मिली है। जाहिर तौर पर उनमें काफी जबरदस्त जन्मजात प्रतिभा है, कोटी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जन्मजात प्रतिभा वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं है, हमारे फ्रैंक में भी एक मजबूत जन्मजात प्रतिभा है, बैनी के बगल में एक युवा लड़की ने चिल्लाते हुए कहा। लड़की बैनी की बहन थी, जैसा भाई वैसी बहन। उसके चेहरे पर वही गर्व झलक रहा था। मिस कोटी, प्रिंस बोलने ही वाले थे कि भीड़ के बीच हंगामा मच गया। बैनी ने शुरू में सोचा कि यह फ्रैंक अपनी जन्मजात प्रतिभा का उपयोग कर रहा है, फिर भी यह पता चला कि भीड़ फ्रैंक के बजाय उस व्यक्ति की जय जयकार कर रही थी जिसके अंदर आग की लपटें निकल रही थी। वर्तमान में चीनी प्रतिनिधि सिर्फ एक उग्र राक्षस में नहीं बदल गया, वह भी आग की लपटों के धधकते लाल घेरे से घिरा हुआ था। इसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसके नीचे का पानी लगातार वाष्पित होता जा रहा था और पानी का स्तर काफी गिर रहा था। उसके पास एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ फायर स्पिरिट है, इसलिए भले ही उसके पास केवल स्पिरिट ग्रेड फायर सीड है, फिर भी उसे फ्रैंक पर एक बड़ा फायदा है। जानकार कोटी ने अपनी असाधारण अंतर्दृष्टि से तुरंत आदर्श की आग के रहस्य को समझ लिया। उसके मैच जीतने का कोई रास्ता नहीं है, प्रिंस बैनी ने ठंडे स्वर में कहा। आदर्श ने अपनी ताकत नहीं छिपाई। स्पेनिश टीम के अन्य सदस्य अभी भी ड्रैगन फैंग्स को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस दर पर उसका अटैक बहुत सीमित हो जाएगा। उसे तब भी प्रहार करना था जब उसका पल्लड़ा भारी था। केवल एडवांस पीलों के साथ मैच जीतना काफी मुश्किल होगा, इसलिए उसने तुरंत लिटिल फ्लेम बेले को अपने पास कर लिया, जिससे उसे भयानक आपदा आग मिल गई। आपदा की आग की असली ताकत द्वंद्वयुद्ध मैदान में फैलते ही तुरंत भीड़ को शॉक कर रही। फायर स्पिरिट एक काफी दुर्लभ अस्तित्व था। फ्लेम बेले जैसे प्राणी की तो बात ही छोड़ दे, जिसे स्वर्ग से ही किसी पर कब्जा करने की क्षमता का आशीर्वाद मिला था। जब आदर्श ने अपना सबसे मजबूत रुख प्रदर्शित किया तो कई फायर मैजिशियन को तुरंत ईर्ष्या महसूस होने लगी। हालांकि खुद को आग में झोंकना और आदर्श की तरह इच्छा अनुसार आग की लपटों पर काबू पाना काफी कठिन था। फ्लेम बेले दुनिया में अपनी तरह ही एकमात्र प्राणी बची थी, और भले ही फ्लेम बेले जैसा कोई अन्य प्राणी हो, फायर मैजिशियन को भी समनिंग एलिमेंट रखने की आवश्यकता होगी, और प्राणी के पास पूरी तरह से तालमेल बिठाने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा यदि उस प्राणी ने बहुत लंबे समय तक जादूगर पर कब्जा कर लिया तो उसकी आत्मा जलकर राख हो जाएगी। दुनिया में केवल कुछ ही लोग फ्लेम बेले की शक्ति पर आदर्श के नियंत्रण की बराबरी करने में सक्षम थे, इसलिए आदर्श के परिवर्तन ने तुरंत भीड़ से एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।